हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है प्रशांत जैन और आज हमारे साथ हैं स्नेहा दास, जिन्होंने 10th क्लास के अंदर 98.2% अचीव की है। स्नेहा, प्लीज अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है स्नेहा दास। मैं अभी क्लास 11th में पढ़ती हूँ और मैंने कोटा में रहकर सीबीएसई 10th बोर्ड एग्जाम में 98.2% हासिल किए हैं और हर सब्जेक्ट्स में मेरे मार्क्स कुछ ऐसे हैं। मेरे इंग्लिश में 99 मार्क्स है, हिंदी में 98 मार्क्स है, सोशल स्टडीज़ में 100 मार्क्स है, मैथ्स में 99 मार्क्स है और साइंस में 95 मार्क्स है। मैंने साइंस में रीएवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया है क्योंकि मुझे लगता है कि एक पॉसिबिलिटी है कि उसमें मार्क्स बढ़ सकते हैं। वेरी गुड स्नेहा, और आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं और 95 में मैं तो अच्छे मार्क्स मानता हूँ। आपने रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया है। जब आप बोर्ड के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे पिछले साल, तो सबसे पहले आप बताइए कि क्या आप केवल बोर्ड के लिए ही प्रिपेयर कर रहे थे या फिर आपने कुछ और प्रिपरेशंस भी की थी? मैंने एनटीएससी के लिए भी प्रिपरेशन की थी और मैं एनटीएससी स्टेज 1 क्वालिफाइड हूँ। एनटीएससी के प्रिपरेशन करते समय वो बोर्ड के लिए भी बहुत मददगार होता है क्योंकि उसमें 9th और 10th का सिलेबस बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली कवर हो जाता है। वेरी गुड। तो इसका मतलब आपने एक्चुअली एक साल में मल्टीपल अचीवमेंट्स हासिल किए। व्यूअर्स के लिए एक मैसेज है कि 10th क्लास के अंदर आप एनटीएससी एग्जामिनेशन करते हुए भी 10 बोर्ड में अच्छी परसेंटेज ला सकते हैं, क्योंकि काफी सारी चीजें हैं, खासकर मैथ, साइंस एंड सोशल साइंस के अंदर सिलेबस कवर हो जाता है एनटीएससी के अंदर, जो बोर्ड के लिए भी आता है। नेक्स्ट स्नेहा, आप ये बताइए कि जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक दो पर्टिकुलर चीजें होती है, एक होता है प्रिपरेशन और एक होता है प्रेजेंटेशन। सब्जेक्ट स्पेसिफिक आप बताइए कि इन सारे पांचों सब्जेक्ट्स में आपने क्या क्या टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो किए और क्या आपकी स्ट्रैटेजी थी? मैं शुरू करना चाहूँगी मैथ से। एज फार एज प्रिपरेशन इज कंसर्न, एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर इनफ होते हैं प्रिपरेशन के लिए। फर्स्ट राउंड ऑफ प्रिपरेशन में हमें एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर के साथ थॉरो होना है। उसके बाद हमें जितने ज़्यादा पॉसिबल हो प्रीवियस ईयर पेपर्स और मॉक टेस्ट देने चाहिए, जिससे कि हमारी स्पीड बढ़ जाए। फिर प्रेजेंटेशन के हिसाब से हमें पहले मैंने हर क्वेश्चन में ऐसा पैटर्न फॉलो किया था कि ऊपर गिवन, फिर टू फाइंड या फिर टू प्रूफ, फिर अगर कोई कंस्ट्रक्शन हो और फिर सोल्यूशन या फिर प्रूफ, और फिर लास्ट में देयरफॉर लाइन भी ना छोड़े। ऐसे मैंने हर आंसर को प्रेजेंट किया था। और अगर क्वेश्चन के लैंग्वेज में कोई एम्बिग्विटी हो, जिससे क्लियर नहीं है कि क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच किया जाए, अगर उसके दो पॉसिबल अप्रोचेस आ रहे हैं तो दोनों ही लिख देना चाहिए। देन आई वुड लाइक टू गो विद साइंस। साइंस में भी वैसे पहले हमें एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर के साथ पूरी तरह से थॉरो होना है। एग्जाम के पहले हमें मल्टीपल टाइम्स डायग्राम्स को प्रैक्टिस करना है और वो लैब एक्टिविटीज़ और प्रैक्टिकल मैनुअल से हमें पूरी तरह से थॉरो होना है, क्योंकि उसमें से भी 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं जो बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग है और उसमें हम मार्क ला सकते हैं। और जहाँ पर भी पॉसिबिलिटी हो कि हम साइंटिफिक डायग्राम्स ऐड कर सकते हैं, वहाँ पे हमें ऐड करना चाहिए और वो हमारे प्रेजेंटेशन को और भी एनहांस करता है। मेरे सोशल स्टडीज़ में 100 मार्क्स आए थे। सोशल स्टडीज़ के प्रिपरेशन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के बाहर एग्जाम में कभी भी कुछ भी नहीं आएगा। एनसीईआरटी को पढ़ते वक्त हमें बहुत ही केयरफुली पढ़ना चाहिए। हमें ईच एंड एवरी पैराग्राफ को पॉइंट्स में डिवाइड करना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि हमें एक एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से उस पैराग्राफ को देखना चाहिए, एक ऐसे पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन बना रहा है, कि उस पैराग्राफ में से कैसे 1 मार्क, 3 मार्क और 5 मार्क्स के क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। उसे पॉइंट वाइज उस पैराग्राफ के साइड में शॉर्ट नोट्स बना के लिख दीजिए। और एनसीईआरटी को जितनी बार मल्टीपल टाइम्स हो सके उतनी बार पढ़ना चाहिए। और फिर सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग है मैप्स को भी बहुत बार प्रैक्टिस कीजिए। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी भी मैप्स में आ जाएगी। फिर प्रेजेंटेशन की बात करें तो प्रेजेंटेशन में मैंने ये पैटर्न फॉलो किया था कि 1 मार्क के क्वेश्चन को छोड़ के 3 और 5 मार्क्स के क्वेश्चन में इंट्रोडक्शन, फिर पॉइंट वाइज जितना भी कंटेंट और लास्ट में कंक्लूडिंग लाइन हर क्वेश्चन में लिखी थी। और हमें एसएसटी में आंसर्स को प्रिसाइज, पॉइंट वाइज टू द पॉइंट रखना है। ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ वाइज नहीं लिखना है।
उसमें एग्जामिनर को भी चेक करने में आसानी होती है। मैंने लैंग्वेज में हिंदी लिया हुआ था। हिंदी में मेरी ये स्ट्रैटेजी रही कि मैंने एनसीईआरटी जो स्पर्श है वो मेन टेक्स्ट बुक है, और संचयन जो सप्लीमेंट्री है उन्हें बहुत ज़्यादा बार पढ़ना चाहिए, और हमें उसके ईच एंड एवरी पैराग्राफ के मीनिंग के साथ क्लियर होना चाहिए। और फिर बाद में जो एक्सरसाइजेज हैं उन्हें तो बहुत बार प्रैक्टिस करके जाना चाहिए, और राइटिंग प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए ताकि स्पेलिंग मिस्टेक्स उसमें मिनिमाइज हो। हिंदी में वही तकलीफ ज़्यादा आती है कि स्पेलिंग मिस्टेक्स कभी कभी ज़्यादा हो जाते हैं। और दोनों ही लैंग्वेजेस के लिए ये कॉमन है कि हमें हर टॉपिक के लिए कुछ ना कुछ कोटेशंस कलेक्ट करके रखनी चाहिए, ताकि हर आंसर के बाद हम जहाँ पर भी रिक्वायर्ड हो और सूटेबल हो हम यूज़ कर सकते हैं। उससे राइटिंग की प्रेजेंटेशन अच्छी होती है। और हिंदी में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के लिए पहले हमें चैप्टर के कंटेंट में उस क्वेश्चन रिलेटेड जो दिया गया है, मैंने पहले वो लिखा था एक पैराग्राफ, और उसके दूसरे वाले पैराग्राफ में मेरे ओन व्यूज़ कुछ समराइज करके लिखे थे। उससे उसकी लेंथ भी अच्छी खासी बढ़ जाती है, और टीचर को भी एक इंसाइट मिलता है कि हम क्या प्रेजेंट करना चाहते हैं उस आंसर में। और इंग्लिश की जहाँ तक बात है, वहाँ पे एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। ग्रामर की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस होनी चाहिए। और पोएम्स में जैसे बहुत ही लंबे लंबे पोएम्स भी इंग्लिश के कोर्स में प्रेस्क्राइब है, जैसे कि राइम ऑफ द एंशिएंट मराइनर, उनको लाइन बाय लाइन अच्छे से पढ़ना चाहिए, और पोएटिक डिवाइसेस से बहुत अच्छे से थॉरो होना चाहिए। कॉम्प्रिहेंशन में टू द पॉइंट आंसर लिखना चाहिए, लेकिन टेक्स्ट से कॉपी करके नहीं करना चाहिए। खुद के लैंग्वेजेस में रीडिंग पोर्शन में आंसर देना चाहिए। राइटिंग में वैसे ही कोटेशन का यूज़ करके लिखना चाहिए। वर्ड लिमिट से स्टिक करना चाहिए, और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में भी अच्छे से प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। उसके साथ जो लॉन्ग रीडिंग टेक्स्ट होता है, आप उसकी समरी ना पढ़ें, आप पूरे लॉन्ग रीडिंग टेक्स्ट को 1 या 2 बार टाइम निकाल के एक बार पढ़ लें, ताकि जब उसका 10 मार्क का क्वेश्चन आता है तो प्रेजेंटेशन आसानी से हो सके। थैंक यू स्नेहा, दैट वाज वेरी कॉम्प्रिहेंसिव एंड वेरी एक्यूरेट। आई होप जो हमारे व्यूअर्स हैं जो 10th क्लास में हैं, खासकर जिनके बच्चे या फिर वो बच्चे खुद, उनको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलेगी, टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेगी, जिससे वो भी 98% स्कोर कर सकते हैं। आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ अभी यहाँ पे उठाई, मॉक टेस्ट पेपर्स, जो आपने बताया कि मॉक टेस्ट पेपर्स अटेम्प्ट करने चाहिए, सैम्पल पेपर्स अटेम्प्ट करने चाहिए। तो मेरा ये क्वेश्चन है, मेरे क्वेश्चन के 2-3 पार्ट है। पहला पार्ट ये कि आपने सबसे पहली बार सिलेबस कौन से मंथ में कवर किया, उसके बाद आपने कितनी बार रिवाइज किया, और रिवीजन करते वक्त आपने कितने मॉक टेस्ट पेपर्स दिए? मैंने दिसंबर जनवरी तक सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लिया था। फिर मैंने 2-3 बार एग्जाम से पहले उसे रिवाइज भी किया, और 3-4 मॉक टेस्ट भी बीच में दिए हैं। सो जो भी आपने मॉक टेस्ट पेपर्स दिए, तो जैसे बोर्ड का टाइमिंग होता है 10 to 1 PM, तो क्या आपने ये इंश्योर किया था कि 10 AM to 1 PM ही आप पेपर दें? हाँ, मैंने जहाँ पे मॉक टेस्ट दिए थे वो इंश्योर था कि उस टाइम के अंदर ही हो। सो स्नेहा, काफी इंफॉर्मेटिव था आपके साथ इंटरेक्शन। कुछ लास्ट टिप्स एंड ट्रिक्स या फिर कुछ मैसेज आप देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? लास्टली मैं यही बोलना चाहूँगी कि बोर्ड्स के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एनसीईआरटी। उसे इग्नोर ना करें, और उस पर थॉरो कमांड कर लीजिए। और बहुत लोगों का ये भी मानना होता है कि बोर्ड्स के साथ हम बाकी कम्पिटिटिव एग्जाम्स को मैनेज नहीं कर सकते, लेकिन एनटीएससी और बोर्ड्स आसानी से मैनेज किए जा सकते हैं। इनफैक्ट एनटीएससी करने से बोर्ड्स में और भी ज़्यादा मदद भी मिल जाती है। मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि आप हार्डवर्क कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और थ्रू आउट द ईयर कंसिस्टेंट रहिए, ताकि साल के एंड में योर हार्डवर्क्स विल बियर द फ्रूट। थैंक यू स्नेहा, काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो था। आई होप जो भी बच्चे 10th क्लास बोर्ड में के लिए एस्पायर कर रहे हैं उनको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। मेरा ऑडियंस से ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप उन सभी बच्चों तक पहुंचाएं जिनको ये गाइडेंस चाहिए कि किस तरह से हाई स्कोर किया जा सकता है 10th बोर्ड में।